हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम राजस्थान का अध्ययन कक्षा 10 की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसका हम प्रथम अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम दो पार्ट में हम देख चुके हैं कि राजस्थान का सामान्य परिचय देखा हमने, और उसके बाद उसमें कालीबंगा सभ्यताएं के बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद हम अध्ययन किया हमने मेवाड़ के कुइल वंश के बारे में। आज हम इसमें बात करेंगे, अध्ययन करेंगे हम किसका, मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं इसके प्रतापी शासकों के बारे में कि कौन कौन से हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मारवाड़ के राठौड़ों की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति के बारे में विद्वान क्या क्या कहते हैं। तो कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ राठौड़ जो है हिरण्यकश्यप की संतान है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा हुआ था, उसकी संतान मानते हैं। जबकि जोधपुर राज्य की ख्यात में राजा विश्रुत मान के पुत्र राजा बृहदबल से पैदा होना लिखा है। जोधपुर के ख्यातों में मिलता है कि राजा जो विश्वउतमान था, उसका एक पुत्र था राजा बृहदबल, उसे उसकी संतान मानते हैं इनको, जोधपुर के राठौड़ों को। दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशी माना है और इन्हें ब्राह्मण बलराव की संतान बताया दयालदास, जिन्होंने दयालदास की ख्यात लिखी थी। नैणसी मुणोत नैणसी जो जसवंत सिंह प्रथम के दरबार विद्वान थे, उन्होंने वो लिखते हैं कि नैणसी ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया, मतलब कन्नौज की शाखा बताया, वहां से आए राठौड़। कर्नल टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। तो टोड ने इनको सूर्यवंशी माना है। और आगे तो हम इसमें देखते हैं कि राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान माना है, कुछ विद्वानों ने माना है कि ये राजा विश्रुतमन मान के जो पुत्र हुए हैं, राजा वृद्धबल से पैदा होना बताया इनको लिखा है। और दयालदास कहते हैं कि ये सूर्यवंशी है, दयालदास इनको सूर्यवंशी मानते हैं। और मुणोत नैणसी इनको राठौड़ों के कन्नौज से आने वाली शाखा बताया इनको। अगला, कर्नल टोड ने इनको राठौड़ों की वंशावली के आधार पर इनको क्या माना है, सूर्यवंशी। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग मत बताते हैं। आगे हम बात करें तो जोधपुर के राठौड़ों का जो मूल पुरुष है, आदि पुरुष रावसिया को माना जाता है, जिसे कन्नौज के गहड़वाल जयचंद्र का वंशज माना जाता है। तो इसलिए इनको ज़्यादा मान्यता मत मिलता है कि कन्नौज के गहड़वालों में से आए हैं राव सिया। तो राठौड़ों की उत्पत्ति कन्नौज शाखा से मानी जाती है। सिया केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम पर में अपना राज्य स्थापित कर पाए थे। उन्होंने जो पाली का उत्तर पश्चिमी भाग है ना, वही अपना राज्य स्थापित किया था। सिया ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाए। आगे इन्हीं वंश में चल के एक राजा हुए, राजा राव चूड़ा चुंडा, या राव चूड़ा इनको कहते हैं। राव चुंडा ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया था। राठौड़ों को राजधानी बनाया था राव चुंडा ने। पहले मंडोर पर शासक था गुजर प्रतिहारों। गुजर प्रतिहारों में एक राजा हुए थे, उन्होंने इनको दहेज में दिया था राव चुंडा को। उन्होंने अपनी पुत्री लीलादेश का विवाह करवाया था राव चुंडा से। गुजर प्रतिहार शासक थे, उन्होंने राव चुंडा से विवाह करवाया था अपनी पुत्री लीलादेव, और मंडोर को राठौड़ों को दहेज में दे दिया था। और उस समय राव चुंडा ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। और मंडोर पर अधिकार करने के बाद इन्होंने क्या किया, उसके आसपास के जो क्षेत्र है, जैसे खाटू है, डीडवाना है, सामर है, अजमेर, नाडोल आदि क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था। पुंगल के भाटियों द्वारा राव चुंडा को 1423 में मारा गया, मतलब 1423 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पुंगल के भाटियों द्वारा इनको मारा गया था। एक राव चुंडा की पत्नी थी चांद कौर। चांद कौर ने एक जोधपुर में बावड़ी बनाई थी, चांद बावड़ी। इसका निर्माण करवाया था राव चुंडा की पत्नी चांद कौर ने। तो राव चुंडा के बारे में नॉर्मल जानकारी भाई, इन्होंने मंडोर की राजधानी बनाया था, राठौड़ राजधानी बनाया था। इन्होंने कुछ क्षेत्र जीते, काठू खाटू, डीडवाना, सामर, अजमेर, नाडोल। और इनकी मृत्यु हुई थी पुंगल के भाटियों द्वारा 1423 में। और इनकी एक पत्नी थी चांद कौर। चांद कौर ने चांद बावड़ी का निर्माण कराया था जोधपुर में। अगला प्रश्न, अगला बात कि जो अगला राजा हुए है राव रणमल। राव रणमल 1427 में राजा बनते हैं और 1438 तक राजा रहते हैं। राव रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चले गए थे। मेवाड़ में आ गए थे। राव चुंडा ने अपने पुत्र, छोटे पुत्र था कान्हा को राजा बना दिया। इससे नाराज होकर उनका जो बड़ा पुत्र रणमल है वो मेवाड़ चला गया था। और मेवाड़ में रहते हुए इन्होंने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करवाया था, राणा लाखा से करवा दिया था। और वो शर्त के साथ करवाया था। राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से शर्त के साथ करवाया था। क्या शर्त थी
कि हंसाबाई का पुत्र जो पुत्र होगा वही उनका उत्तराधिकारी होगा, मतलब मेवाड़ का अगला राजा बनेगा राणा लाखा के बाद। तो हंसाबाई और राणा लाखा एक पुत्र हुआ जिसका नाम था मोक्कल। मोक्कल ही बाद में जाकर राणा बना, राणा मोक्कल बना मेवाड़ का। वहीं पर रहते हुए 1438 में, क्योंकि रणमल की जो गतिविधियाँ है वो मेवाड़ी शासन में ज़्यादा बढ़ गई थी, वहाँ उसका ज़्यादा एकाधिकार हो गया था। इस कारण वहाँ के मेवाड़ी सरदारों ने मिलकर, मेवाड़ी सामंतों ने मिलकर उनकी जो उसकी एक प्रेमिका थी राव रणमल की, उसका नाम था बहारमली। बहारमली के सहयोग से 1438 में रणमल की हत्या कर दी जाती है मेवाड़ी सामंतों द्वारा। तो हम देखें तो राव रणमल के बारे में नॉर्मल जानकारी है। भाई राव रणमल को राजा नहीं बनाया गया था, उसके भाई छोटे भाई का नाम बनाया गया था। इस कारण वो मेवाड़ चले गए। मेवाड़ में उन्होंने अपनी बहन का विवाह कराया था राणा लाखा के साथ, वो भी शर्त सहित की हंसाबाई का पुत्री राजा बनेगा। और वहीं पर 1438 में इसकी सामंतों द्वारा क्या कर दी, हत्या। और राव रणमल की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था बारमली। अगले राजा हुए इनके पुत्र, रणमल के पुत्र थे राव जोधा। जोधा 1438 में वैसे राजा तो बनते हैं 1453 में, लेकिन 1438 से माना जाता है इनको राजा। तो इनका निर्वासित काल रहा था। तो राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल के पुत्र थे। 1453 में जोधा ने मंडोर जीतने में सफल रहा था और जोधा ने मेवाड़ से सुलह की थी, क्योंकि मंडोर पर किसका अधिकार था, मंडोर पर राणा कुंभा ने अधिकार कर लिया था। तो फिर इनके बीच में एक संधि हुई, आवल बावल की संधि, राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य। राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ विवाह करवाया था जोधा की पुत्री, जो राव जोधा की पुत्री थी उसका। तो इस सुलह के बाद उन्होंने 1853 में 1453 में इन्होंने संधि की थी, आवल मावल की संधि। और ये संधि हुई थी हंसाबाई की मध्यस्थता से। उसके बाद ये मेवाड़ मारवाड़ का संघर्ष एक बार समाप्त हुआ था। दोनों के मध्य जो राव जोधा और राव कुंभा के बीच में, जो राणा कुंभा के बीच में जो विवाद चल रहा था वो। बाद में राणा राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए एक दुर्ग बनवाया था चिड़ियाटोंग पहाड़ी पर, मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया था। जोधा के समय एक दिल्ली के सुल्तान हुए बहलोल लोधी की सेना को भी इन्होंने परास्त किया था। और गौरीशंकर हीराचंद जो ओझा है वो राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। पर पहले भी शासक हुए, लेकिन सबसे प्रतापी जो प्रथम शासक हुआ है राठौड़ों में वो थे जोधपुर के राव जोधा। अगले शासक बनते हैं, उसके बीच में और भी शासक बनते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य मुख्य शासकों की सूची दी हुई है, जिसमें हम आगे शासक पढ़ते हैं राव मालदेव। राव मालदेव राव गंगा के पुत्र थे। तो इन्होंने 1531 में अपने पिता की हत्या कर दी थी। बाद में राजा बने, तो इसलिए उनको राठौड़ों का प्रथम पितृहंता कहा जाता है राव मालदेव को। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। खानवा के युद्ध के समय 1527 में जो युद्ध हुआ था उस समय यहाँ के राजा थे राव गंगा। तो गंगा ने मालदेव को भेजा था खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने के लिए। तो इन खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से भाग लिया था राजकुमार के तौर पर। उसमें ये राजा नहीं थे, इनके पिता थे राजा। फिर 1532 में बहादुर शाह ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उस दौरान भी इन्होंने मेवाड़ के महाराणा उस समय थे विक्रमादित्य की सहायता की थी। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी उमादेव, उससे विवाह किया था। बाद में इन दोनों में कोई बात को लेकर ये रानी रूठ गई थी और इस कारण इनको आजीवन ये रूठी रही और यहाँ अजमेर के तारागढ़ में रही थी। तो ये इसलिए इनको रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई है रानी, जिनके नाम था रानी उमादे। और ये उमादे जो थी वो जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। बाद में मालदेव ने 1542 में, एक तो मालदेव ने मेड़ता का एक जो राजा था विरमदेव उसको पराजित किया, और एक बीकानेर के राव जैत सिंह को पराजित कर उन पर आक्रमण करके उनको पराजित किया और उनके राज्यों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था। जब बीकानेर में राव जैत सिंह को इन्होंने पाएबा साहिबा का युद्ध में हराया था, इन्होंने पाएबा साहिबा का युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने राव जैत सिंह को हराया था और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। राव मालदेव पर 1543-44 ईस्वी में मालदेव पर किसने आक्रमण किया, शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था 1543-44 में। और जनवरी 1544 में युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध। इस युद्ध में मालदेव के सेनापति जेता व कुपा युद्ध लड़ते हुए क्या प्राप्त, वीरगति को प्राप्त हुए थे। और उनकी वीरता को देखकर जब शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था, इस युद्ध में जब उनको लड़ता हुआ देखा तो शेरशाह सूरी को कहना पड़ गया था कि
मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये उसका कथन था शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी 1545 ईस्वी में। और उसके बाद मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फड़ौदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेड़ता आदि पर पुनः अधिकार कर लिया था। और बाद में 1562 में मालदेव की मृत्यु हो जाती है। तो मालदेव के बारे में हम देखते हैं। मालदेव मालदेव 1531 में राजा बनता है अपने पिता की मृत्यु हत्या करके। और 1562 में इसकी मृत्यु हो जाती है। प्रारंभ में हम देखते हैं कि खानवा के युद्ध में इन्होंने सहायता की थी। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की थी। बाद में हम देखते हैं कि इन्होंने 1536 में एक शादी उन्होंने विवाह किया था 1536 में ईस्वी में जैसलमेर के रावल उनकी पुत्री उमा दे से। वहीं इतिहास में प्रसिद्ध हुई थी रूटी रानी के नाम से। 1542 में उन्होंने बीकानेर के विरमदेव और बीकानेर के मेड़ता के विरमदेव और बीकानेर के राव जय सिंह को पराजित करके उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। 1543-44 में जब शेरशाह सूरी आक्रमण करता है तो इनके एक मध्य एक युद्ध होता है, गिरी सुमेल का युद्ध, जो जनवरी 1544 में होता है। इस युद्ध में मालदेव के सेनापति होते हैं जिनका नाम है जेता और कूपा, जो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं इस युद्ध में लड़ते हुए। और उनकी वीरता को देखकर शेरशाह सूरी को कहना पड़ जाता है कि मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खोता। और जब शेरशाह सूरी की 1545 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के बाद मालदेव ने वापस जोधपुर, फड़ौदी, पोखरण, बाड़मेर, कोटड़ा इन क्षेत्रों पर वापस अधिकार कर लिया था, पुनः अधिकार। और 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो जाती है। अगले राजा हुए इनका पुत्र था राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन 1562 में राजा बनते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है 1581 में। चंद्रसेन राव मालदेव का उत्तराधिकारी बना जो उसका तीसरा पुत्र था। मतलब बड़े पुत्र को इन्होंने राजा नहीं बनाया था। इसके कारण चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह को विरोध का सामना करना पड़ा था। राव मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र को राजा बनाया था। इस कारण चंद्रसेन को अपने दोनों जो बड़े भाई हैं उनके विरोध का सामना पड़ा था, राम और मोटा राजा उदय सिंह। 1564 में राम जो ये सहायता लेने के लिए अकबर की शरण में चला जाता है और अकबर हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर अधिकार कर लेता है 1564। और 1564 में इसके अधिकार करने के बाद जोधपुर से यहाँ चले जाते हैं भाद्राजून राव चंद्रसेन। 1570 ईस्वी में एक दरबार लगता है अकबर का, नागौर दरबार। उस नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन वहाँ दरबार में जाता है जोधपुर की प्राप्ति की आस में। लेकिन वहाँ अकबर का जो झुकाव है वो अपने भाई राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देकर वो वापस लौट आते हैं। पंद्रह चौंसठ में जब जोधपुर पर अधिकार कर लेता है अकबर हुसैन कुली खां को भेजकर, तो वहाँ से ये चंद्रसेन भादराजून चले जाते हैं। वहाँ मुगलों की फौजों का मुकाबला करते हैं। बाद में भादराजून से सिवाना चले जाते हैं। और उनके जो प्रमुख सहयोगी राव चंद्रसेन के वो है राव सुखराज, सुजात तथा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे तंग आकर वो फिर सिवाना से कहाँ चले गए, सिवाना चले गए रामपुरा की पहाड़ियाँ, मतलब भादराजून। पहले जोधपुर से भादराजून गए, भादराजून से सिवाना, वहाँ से भी तंग आकर वो चले गए रामपुरा के पहाड़ों में। और वहाँ से भी फिर वो आगे पीपलोद, काणुजा के पहाड़ों में चले गए थे। वहाँ आसपास उन्होंने लूटपाट आरंभ कर दी, जिससे मारवाड़ की जो जनता है, आम लोग है, वो अप्रसन्न हो गए थे राव चंद्रसेन से। इसके बाद चंद्रसेन मारवाड़ छोड़कर सिरोही, फिर डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी थी। 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु तक इनका मुगलों के साथ संघर्ष चलता रहता है, इसलिए इनको विश्वेश्वरनाथ रेव ने इनको कहा मारवाड़ का प्रताप। उनकी तुलना की है मारवाड़ के महाराणा प्रताप से तुलना, इसलिए इनको कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। क्योंकि जिस प्रकार मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने झुके नहीं, उसी प्रकार मारवाड़ में ये नहीं झुके थे चंद्रसेन। और इनको कहा जाता है महाराणा प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक, क्योंकि पहले मुगलों के साथ अकबर के साथ संघर्ष इन्होंने किया था। तो हमने इनके बारे में बात की, राव चंद्रसेन के बारे में, जो 1562 में राजा बनते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है 1581 में। ये जो राव मालदेव के तीसरे पुत्र थे और इनके कारण इनको संघर्ष करना पड़ा था अपने भाई, उन्हें विरोध सहना पड़ा था अपने भाइयों का, राम और उदय सिंह का। 1564 में राम है ये चला जाता है अकबर की शरण में और अकबर से सहायता प्राप्त करता है। अकबर 1564 में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजता है और जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद चंद्रसेन
आगे चले जाते हैं भादराजून, जोधपुर से भादराजून चले जाते हैं। 1570 में ये नागौर दरबार में जाते हैं भाई जोधपुर प्राप्ति की आशा से, लेकिन वहाँ अकबर का झुकाव अपने भाई राम और उदय सिंह की ओर देखकर ये वापस लौट जाते हैं। फिर ये भादराजून से सिवाना चले जाते हैं, वहाँ से तंग आकर ये काणूजा गांव में शरण लेते हैं। पीपलोद, काणूजा, पहले रामपुरा की पहाड़ी में जाते हैं भादराजून से, फिर वहाँ से रामपुरा की पहाड़ियों से फिर ये चले जाते हैं पीपलोद, पीपलोद से काणूजा, काणूजा होते हुए बाद में ये आगे चले जाते हैं। वहाँ लूट खसोट की पीपलोद में और काणूजा में, काणूजा की पहाड़ों में, और इस कारण यहाँ की मारवाड़ की जनता इनसे अप्रसन्न हो गई। फिर मारवाड़ छोड़ गई सिरोही, सिरोही के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा में, और लास्ट में इनका 1581 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने मुगलों के साथ मृत्यु तक संघर्ष जारी रखा, ताकि कभी चुके नहीं थे। इसलिए विश्वनाथ रेव ने इनकी तुलना महाराणा प्रताप से की है, इसलिए इनको रविचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। इसके बाद राजा बनते हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद राजा बनते हैं मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह 1583 में राजा बनते हैं 1595 ईस्वी तक। 1581 में रावचंद्र सेन की मृत्यु होने के बाद 1581 से 83 तक के मध्य मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया जाता। खालसा क्षेत्र था, मतलब सीधे केंद्र के अधीन, मतलब डायरेक्ट अकबर के अधीन ये क्षेत्र था, दिल्ली के अधीन ये क्षेत्र होने के कारण इसको कहा जाता है खालसा। खालसा वो भूमि होती है, वो क्षेत्र होता है, वो राज्य होता है जो डायरेक्ट केंद्र के अधीन होता है, सीधे राजा के एंटर में होता है। अकबर के एंटर में था, तो मुगल सल्तनत में उसमें अकबर राजा था, तो उसके अधीन था, डायरेक्ट उसके नियंत्रण में था। 1583 में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त कर दिया। मोटा राजा उदय सिंह को क्या कर दिया था, राजा बना दिया था, लेकिन मुगल अधीनता में। उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री थी इनकी जोधाबाई, जोधाबाई इन्हीं का नाम बाद में पड़ा जगत गुसाई। इनका विवाह कराया था जहांगीर के साथ, और जहांगीर से एक पुत्र हुआ खुर्रम जहांगीर के। ये खुर्रम इसी पत्नी का पुत्र था, किसका, जोधाबाई का पुत्र, जोधाबाई और जहांगीर का पुत्र था। तो मोटा राजा उदय सिंह के समय 83 में राजा बने थे, और 87 में अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह करवाया था जहांगीर, और जहांगीर और जगत गुसाई जो जोधाबाई इनका पुत्र का नाम था खुर्रम, जो बाद में जाके शाहजहाँ नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जब ये विवाह करवाया था उस समय इनको 1000 का मनसबदार भी बनाया गया था। अगले राजा है जसवंत सिंह प्रथम, 1638 में राजा बनते हैं और 1678 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म हुआ था 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में। ये राज्याभिषेक समय लगभग 11-12 वर्ष की आयु थी इनकी, 11 वर्ष के माने जाते हैं, इसलिए बादशाह उस समय थे शाहजहाँ। शाहजहाँ ने, फिर ये छोटे थे इसलिए आसोप के ठाकुर राज सिंह कुपावत को 1000 का जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर का इनको राज्य मंत्री बना दिया ठाकुर राज सिंह कुपावत को। 1645 में जसवंत सिंह को आगरा का प्रबंधक बनाया जाता है, प्रबंध दिया जाता है। 1648 में इनको कंधार अभियान में भेजा जाता है, और जब उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था शाहजहाँ के पुत्रों औरंगजेब और दारा सिकोह इनके बीच में, शाह शुजा इनके बीच में जब उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, उस समय इन्होंने पहले शुरुआत में इन्होंने दारा सिकोह का साथ दिया था, लेकिन दारा सिकोह का साथ दिया, लेकिन ये जो युद्ध हुआ था एक धर्मत का युद्ध, इस दारामत के युद्ध में इन्होंने दारा सिकोह का साथ दिया, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा सिकोह पराजित हुआ और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। और जब जसवंत सिंह जोधपुर लौटे तो जोधपुर लौटने पर इनकी एक रानी थी, उदयपुरी रानी थी, उदयपुर की राजकुमारी थी, इसलिए उसको कहा जाता उदयपुरी रानी। जसवंत सिंह की पत्नी थी, उन्होंने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया, जोधपुर का उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला, और कहलवा भेजा जसवंत सिंह को कि राजपूत या तो युद्ध से विजय होकर लौटते हैं या फिर मर मिटते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लौटते, हार कर नहीं लौटते हैं। लेकिन बाद में वो मना लेते हैं उनको, और बाद में लेकिन वो कहते हैं कि मैं जीत के आऊँगा। तो बाद में ये 5 जनवरी 1659 के युद्ध खजवा के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह खजवा के मैदान में ये जाते हैं, खजवा का जो युद्ध होता है, तो इसमें औरंगजेब की सहायता के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ इनमें औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच में आपसी मतभेद हो गया, और इस मतभेद के कारण वो अविश्वास के कारण वो वहाँ शाही डेरे को लूट कर वापस जोधपुर लौट आते हैं। लेकिन बाद में जय सिंह की मध्यस्थता से औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य मनमुटाव कम हो जाता है। बाद में औरंगजेब विजय रहता उत्तराधिकार संघर्ष के युद्ध में, और उसने जसवंत सिंह को 1659 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार बना दिया। 1662 में जसवंत सिंह को फिर इनको भेजा जाता दक्षिणी भारत में, शाइस्ता खान की सहायता करने के लिए दक्षिण में भेजा जाता
शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खान की मदद करने के लिए इनको भेजा जाता है। बाद में 1673 को इनको काबुल भेजा जाता है और वहीं पर रहते हुए काबुल में ही 28 नवंबर 1678 को जमरूद में जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। जसवंत सिंह के कुछ दरबारी विद्वान थे जैसे सूरत मिश्र, नर हरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास, मुणोत नेणसी। मुणोत नेणसी ग्रंथ भी है, मुणोत नेणसी ग्रंथ है नेणसी ख्यात मारवाड़ प्रगनारी विगत। तो जसवंत सिंह जो है, जसवंत सिंह के बारे में हमने कुछ बातें देखी, इसमें अध्ययन किया। जैसे कि जसवंत सिंह का जन्म बुरहानपुर में हुआ था, 11 वर्ष की उम्र में राजू बन गए थे, इसलिए बादशाह ने उसमें शाहजहाँ ने अशोक के ठाकुर राज सिंह कुपावत को राज्य मंत्री बनाया था। 1645 में इन्हें आगरा का प्रबंधक बनाया गया। 1648 में इन्हें कंधार अभियान में भेजा गया था। उत्तराधिकारी युद्ध में इन्होंने पहले दारा सिकों के साथ दिया, बाद में औरंगजेब का साथ दिया। जय सिंह की मदद के कहने पर इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया था। और बाद में 1659 में इनको गुजरात का सूबेदार बनाया गया। 1662 में जसवंत सिंह को शाइस्ता खान की सहायता करने के लिए दक्षिण में भेजा गया। 1673 में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया और वहीं पर काबुल में जमरूद नामक स्थान पर इनकी 1678 में 28 नवंबर 1678 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके विद्वानी जो दरबारी विद्वान है वो है सूरत मिश्र, नर हरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास, मुनोत नेणसी। मुनोत नेणसी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है नेणसी ख्यात मारवाड़ प्रगनारी विगत। ये जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे, मुनोत नेणसी। तो इस प्रकार जो कक्षा 10 की पुस्तक में मुख्य मुख्य जो राजा दिए उनके बारे में हमने बात की। मारवाड़ के जो राठौड़ों में मुख्य मुख्य जो राजा दिए हुए हैं उनके बारे में हमने इसमें अध्ययन किया था। अब हम देखते हैं कि उसमें बीकानेर के बारे में कौन कौन सी जानकारियाँ वहाँ दी गई है, उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो बीकानेर में भी राठौड़ों का एक शासन था और इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में देखते हैं। जैसे इसमें सर्वप्रथम राजा हुए थे राव बीका। राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। राव बीका राव जोधा के पुत्र थे। किसी बात को लेकर उनमें एक बार कोई व्यंग्य कस दिया जाता है, उससे फिर इन्होंने कहा कि मैं अपना राज्य अलग से बसाऊंगा, अलग राज्य की स्थापना करूंगा। तो ये अपने काका के साथ चले जाते हैं इधर जंगल प्रदेश की ओर। वहीं पर मारवाड़ के शासक राव जोधा के पुत्र थे। बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा के पुत्र थे। अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1465 में वह जंगल प्रदेश में आ गए। मान्यता के अनुसार जंगल प्रदेश को राव बीका व जाट सरदार नरा ने मिलकर बसाया था जंगल प्रदेश में, तो इसलिए इन दोनों के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा बीकानेर। 1488 ईस्वी में इन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी। देशनोक में इन्होंने करणी माता के मंदिर का भी निर्माण करवाया था। मान्यता के अनुसार माना जाता है कि करणी माता के आशीर्वाद से इन्होंने बीकानेर नगर बसाया था और किंवदंतियों में ऐसा कहा जाता है। और मान्यता से माने तो राव बीका और जाट सरदार नरा ने मिलकर इस क्षेत्र को बसाया था, इसलिए इनको इसको कहा गया बीका, और नरा ने बसाया इसलिए बीकानेर, दोनों ने मिलकर बसाया था इसलिए। इसके बाद अगला राजा हुए राव लूणकरण। लूणकरण 1505 में राजा बनते हैं, 1526 तक राजा रहते हैं। नागौर के शासक थे मोहम्मद खान, इसको हराया था इन्होंने राव लूणकरण ने। और 1526 में इन्होंने डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभिमीरा से लड़ते हुए मारे गए थे। 1526 में युद्ध हुआ था डोसी का युद्ध नारनौल के नवाब अभिमीरा के साथ। इसमें इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इनके बारे में कहा जाता है, बिट्टू सुजा ने ग्रंथ लिखा है राव जेत सिरो चंद, इसमें इनको कहा है कलयुग का कर्ण। और एक है करमचंद वंशोर्थ कीर्तनम, इस नामक ग्रंथ में इसकी तुलना की गई है कर्ण से। इनकी दानशीलता के कारण इनकी तुलना की गई है कर्ण से, मतलब दो दानवीर व्यक्ति थे, इसलिए इनको कलयुग का कर्ण कहा जाता। इन्होंने एक झील का निर्माण कराया, लूणकरण से झील का निर्माण करवाया था। तो लूणकरण के बारे में देखें तो 1505 में राजा बनते, 1526 में इनकी मृत्यु हो जाती है डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभिमीरा से युद्ध करते हुए। और बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जय सिरो चंद में इनको कलयुग कर्ण का है। और करमचंद्र वंशोत कीर्तनम काव्य में इनकी तुलना दानशीलता के कारण इनकी तुलना कर्ण से की गई है। इन्होंने एक झील का निर्माण कराया लूणकरण सर झील का। उनके बाद राजा बनते हैं राव जेत सिंह। राव जेत सिंह 1526 में राजा बनते हैं।
और राव जयत सिंह ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता भी की थी। 1534 में इन्होंने काबुल के मुगल शासक था कामरान, कामरान ने जब इनका आक्रमण किया तो इन्होंने उसको पराजित किया था। ये हुमायूं का भाई था कामरान। बीकानेर पर जब मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री को भेजा था इन्होंने, इनका एक मंत्री था नागराज, इस नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा था, मगर सहायता आने से पहले 1541-42 में पाइबा साहिबा के युद्ध में, जोधपुर की ये युद्ध हुआ था पाइबा साहिबा का युद्ध, इसमें राव जयत सिंह मालदेव की सेना से लड़ता हुआ मारा गया था, वीर गति को प्राप्त हो गया। तो राव जयत सिंह के बारे में 1534 में इन्होंने एक तो कामरान खां को हराया था, एक 1541-42 में पाइबा साहिबा के युद्ध में मालदेव की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इसके बारे में और देखे तो इन्होंने शेरशाह सूरी से सहायता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति भेजा था जिसका नाम था, इनका मंत्री था एक नागराज, लेकिन सहायता पहुंचे उससे पहले ही युद्ध हो गया था और इस युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनके बाद राजा बनते, इनका पुत्र था कल्याण। कल्याण 1541 में राजा बनते हैं, 1576 तक रहते हैं। इन्होंने खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से भाग लिया था। खानवा के युद्ध में राव कल्याणमल ने भाग लिया था, लेकिन उसमें खानवा के युद्ध के समय राजा थे राव जयत सिंह। राव जयत सिंह ने अपने पुत्र कल्याणमल को सांगा की सहायता के लिए भेजा था। तो खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले बीकानेर के शासक कौन थे? राव कल्याणमल। 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के युद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया था इन्होंने। 1544 में जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, मालदेव पर आक्रमण किया था शेरशाह सूरी ने, उस समय गिरी सुमेल के युद्ध में राव कल्याणमल ने सहायता की थी किसकी? शेरशाह सूरी। क्यों की थी? क्योंकि पहले मालदेव ने इन पर आक्रमण किया था 1541-42 में, और उस समय इनके पिता मारे गए थे। उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए राव जयत सिंह, उसी का बदला लेने इन्होंने सहायता की थी 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव की। 1570 में नागौर दरबार लगा। नागौर दरबार में उपस्थित होकर उन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी, और राठौड़ों में मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले पहले शासक कौन था? राव कल्याणमल। राव कल्याणमल के दो पुत्र हुए, एक का नाम राय सिंह और दूसरे का नाम पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ ने एक ग्रंथ लिखा वेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। वेली किशन रुक्मणी को जो एक विद्वान है दुर्साडा, उन्होंने 19वां पुराण एवं 5वां वेद का है। अगले राव राय सिंह। राय राव सिंह ने 1576 से 1612 मतलब 1576 में राजा बनते हैं, लेकिन राजा बनने से पहले 1572 में अकबर ने जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था, क्योंकि राव राय सिंह कल्याणमल के साथ 1570 के नागौर दरबार में जाते हैं और वहीं से मुगलों के साथ हो जाते हैं, अकबर के दरबार में शामिल हो जाते हैं। और अकबर 1572 में इनमें अकबर ने जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था राव राय सिंह को। 1576 में जब इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है राव कल्याणमल की, तो ये राजा बनते हैं। महाराजाधिराज उपाधि के साथ ये राजा बनते हैं बीकानेर के। बीकानेर में उन्होंने जूनागढ़ का निर्माण करवाया था, और किले पर जो इन्होंने बीकानेर का जूनागढ़ किला बनवाया था, उसके किले के दरवाजे पर जयमल और पत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई थी। जयमल और पत्ता कौन थे? महाराणा उदय सिंह, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे जयमल और पत्ता। जब अकबर ने 1567 में आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ पर, तो वहाँ उस युद्ध में ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इनकी वीरता को देखकर अकबर ने, वीरता से प्रसन्न होकर अकबर ने आगरा के किले पर भी इनकी हाथी पर गजारूढ़ मूर्तियाँ लगवाई थी वहाँ। और इसी जूनागढ़ किले में राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपूताना कर्ण कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको क्या कहा है? राय सिंह को राजपूताना कर्ण। जबकि कलयुग का कर्ण किसको कहा गया है? कलयुग का कर्ण किया गया है राव लोणकरण को। और किसने कहा है? बिट्टू सुजा ने राव जयत सिरो छंद। और एक राव लोणकरण को जो तुलना की गई है वो की गई है इनके साथ, कर्ण से तुलना की गई है उनकी दानशीलता के कारण। और करने वाले थे करमचंद वंशोर कीर्तन नामक ग्रंथ में उनकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। और इन्होंने मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपूताना कर्ण क्यों कहा? क्योंकि जब बीकानेर में अकाल बढ़ा, उस अकाल से निपटने के लिए इन्होंने बहुत धन खर्च किया था अपनी आम जनता को, इसलिए मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपूताना कर्ण कहा है। आगे आते हैं कर्ण सिंह। 1631 में राजा बनते हैं, 1668 में बनते हैं। कर्ण सिंह के समय एक प्रसिद्ध राड़ होती है जिसको मतिरे की राड़ के नाम से जानते हैं। मतिरे की राड़ हुई थी 1642 से 1644, 44 माना जाता है 1644। तो ये हुई किन के बीच थी? बीकानेर राजा कर्ण सिंह
नागौर के राजा उसमें थे अमर सिंह, इनके बीच में हुई थी। और किस विवाद को लेकर? जाखनिया गांव की सीमा विवाद को लेकर हुई थी। एक मदिरे कारण हुई थी, जो एक खेत में उगा था, दूसरे बीकानेर से, तो उस मदिरे को लेकर ये राड़ हुई थी। इस कारण इसको कहा जाता है मदिरे की राड़। करण सिंह और अमर सिंह, मेन गांव था, एक गांव का नाम था जाखनिया गांव, जो नागौर और बीकानेर की सीमा पर आता है। वहाँ मदिरे को लेकर राड़ होने के कारण इसको मदिरे की राड़ कहा गया। और जब 1657 से 59 के बीच में, 58 से 59 के बीच में जब मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, तो उस संघर्ष के दौरान इन्होंने औरंगजेब की सहायता के लिए अपने पुत्रों को भेजा था। एक का नाम था पदम सिंह, एक का नाम था केसरी सिंह। इन दोनों को उन्होंने वहाँ भेजा था औरंगजेब की सहायता। कर्ण सिंह को एक ग्रंथ है सुख सप्तती, जिसके लेखक है चिंतामणि भट्ट। इनका ग्रंथ है सुख सप्तती। इनमें कर्ण सिंह को कहा गया जांगलदर बादशाह, जांगलदर बादशाह कहा गया है। और खुद इनका कर्ण सिंह का एक ग्रंथ है साहित्य कल्पतरु, साहित्य कल्पतरु। और इनके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने एक लिखा था कर्णभूषण और काव्य डाकिनी। कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ किन्होंने लिखा? गंगानंद मैथिल। और गंगानंद मैथिल दरबारी विद्वान थे राव कर्ण सिंह के। तो इस प्रकार हमने बीकानेर के राठौड़, मारवाड़ के राठौड़, इनके बारे में हमने जानकारी देखी। भाई कक्षा 10वीं किताब में कौन कौन से राजाओं के बारे में क्या क्या बातें बताई गई, उसके बारे में हमने इसमें अध्ययन किया था। जिसमें हमने प्रारंभ में हमने बात की राठौड़ों का, जो मारवाड़ के राठौड़ वंश है उनसे संबंधित, भाई राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधित जो भी विचार इसमें बातें दी गई, उनके बारे में हमने इसमें अध्ययन किया था। जैसे कुछ विद्वान मानते हैं कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है, कुछ मानते हैं कि राजा विश्वमान के पुत्र राजा भूतबल की संतान है, कुछ मानते हैं, दयालदास मानते हैं सूर्यवंशी है, और ब्राह्मण भद्राव की संतान मानते हैं। नैणसी मानता है कि जो राठौड़ है कन्नौज से आए हैं। कर्नल जेम्स टोड इनको वंशावली के आधार पर इनको मानते हैं सूर्यवंशी मानते हैं। लेकिन हम देखते हैं पुराण में इनका आदि पुरुष जो संस्थापक है वो है राव सिया। राव सिया के बाद में हम देखते हैं राव चुंडा। चुंडा ने मंडोर को राजधानी बनाया था राठौड़ों की, और इन्होंने 1423 में इनकी भाटियों, बुंगल की भाटियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इनकी पत्नी चांदगौड़ ने चांद बावड़ का निर्माण कराया था जोधपुर में। बाद में इनका पुत्र बनता है राव रणमल। रणमल से पहले राव कान्हा बनता है। कान्हा की मृत्यु के बाद राजा बनता है राव रणमल। बीच में इन्होंने मंडोर की, मतलब राव चुंडा ने इनको नहीं बनाया था, बल्कि अपने छोटे पुत्र को बनाया था राव कान्हा को। लेकिन बाद में रणमल राजा बन जाता है मेवाड़ की सहायता से, और मेवाड़ में अपनी बहन हंसाबाई को विवाह करवाता है राणा लाखा के साथ। और शर्त के साथ रहता है कि यही शर्त थी कि हंसाबाई का पुत्र क्या बनेगा? राणा लाखा का उत्तराधिकारी बनेगा, अगला राजा बनेगा। 1438 में बारबली के सहयोग से मेवाड़ के सामंतों की हत्या कर देते हैं। बाद में राव जोधा राजा बनता है 1438 से 1489 में। रणमल का पुत्र था। 1453 में जोधपुर, मतलब मंडोर को जीता था जोधा ने, और मेवाड़ से सुलह की थी 1453 में। अपनी पुत्री का विवाह कराया था इन्होंने राव जोधा ने विवाह कराया था अपनी पुत्री का रायमल के साथ, कुंभा के पुत्र रायमल के साथ। 1459 में जोधपुर नगर बसाया और अपनी राजधानी बनाया। और राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटूंग नामक पहाड़ी पर इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया था। इन्होंने एक दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी को हराया, इसलिए गौरी। और इनका कार्यकाल देखते हुए डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक माना है। बाद में राव मालदेव 1531 में शासक बनते हैं। इन्होंने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी, इसलिए इनको कहा जाता है मारवाड़ का प्रथम पितृहंता। 1532 में बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी। खानवा के युद्ध में सहायता की थी राणा सांगा की। 1536 में राव मालदेव ने विवाह किया था उमादेव, जैसलमेर के लोणकरण भाटी की पुत्री थी उमादेव, जो जीवन से रोटी रही, इसलिए उनको कहा जाता है रोटी रानी। 1536 में विवाह किया था इन्होंने। 1541-42 में इन्होंने आक्रमण किया था बीकानेर पर, और राव जैत सिंह को पराजित करके बीकानेर पर अधिकार कर लिया। उससे पहले उन्होंने मेड़ता के विरमदेव पर आक्रमण करके उस पर अधिकार लिया था, मेड़ता पर। 1543-44 में जब शेरशाह सूरी पर आक्रमण करता है, तो इनके बीच एक युद्ध होता है, गिरी सुमेल का युद्ध, जनवरी 1544 में। इस युद्ध में लड़ते हुए इनके दो सेनापति थे, वीर सेनापति जेता और कुंपा, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और उनकी वीरता को देखकर शेरशाह सूरी कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। 1562 में मालदेव की मृत्यु हो जाती है। मालदेव के बाद राव चंद्रसेन राजा बनते हैं, जो 1562 में राजा बनते हैं, और 1581 में इनकी मृत्यु हो जाती
है। ये मालदेव के तीसरे पुत्र थे। इस कारण चंद्रसेन को अपने बड़े भाई राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा था। 1564 में राम सहायता लेने के लिए अकबर के पास जाता है और अकबर 1564 में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजता है और जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद 1570 में अकबर के नागौर दरबार में चंद्रसेन जाता है, भाई मुझे जोधपुर प्राप्त हो जाए, लेकिन वहाँ अकबर का झुकाव राम और उदय सिंह के प्रति देखकर वापस लौट आते हैं। और जब 1564 में जोधपुर अधिकार हो गया तो ये चले जाते हैं बादराजून। बादराजून से बाद में सिवान चले जाते हैं और इनके जो प्रमुख सहयोगी वो है रावल सुखराज, सुजा, देवीदास, ये चंद्रसेन के प्रमुख सहयोगी थे। सिवाना के बाद ये रामपुरा के पहाड़ों में चले जाते हैं, वहाँ पर रहते हुए मुगलों के साथ संघर्ष करते हैं। फिर वहाँ से चले जाते हैं पीपलोद, पीपलोद से कानूजा और वहाँ पर ये लूटपाट करते हैं। इस कारण वहाँ की जनता परेशान इनसे अप्रसन्न हो गई थी, मारवाड़ की जनता। कानूजा के बाद ये वहाँ से ये करते हैं, मारवाड़ छोड़ देते हैं, यहाँ सिरोही, सिरोही से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फिर वापस ये मारवाड़ आते हैं। मारवाड़ आने के बाद इनकी 1581 में मृत्यु हो जाती है। 1581 में मृत्यु तक इनका संघर्ष रहा था जारी मुगलों के साथ। जिस प्रकार मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष किया, उसी प्रकार मारवाड़ में इन्होंने किया था। इसलिए इनको विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने इनकी तुलना महाराणा प्रताप के साथ की, इसलिए इनको कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। महाराणा प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक भी इनको कहा जाता। अगले राजा हुए मोटा राजा उदय सिंह, जो 1583 में राजा बनते हैं। 1581 में मृत्यु होने के बाद 1583 तक जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया जाता है। 1583 में राजा बनते हैं मोटा राजा उदय सिंह। 1587 में अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह कराते हैं जहांगीर के साथ, और इसी पुत्र जहांगीर और जोधाबाई से उत्पन्न पुत्र था खुर्रम, जो बाद में शाहजहाँ नाम से प्रसिद्ध हुआ, बादशाह बना था। बाद में एक राजा और राजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 में राजा बनते हैं 1678 तक, लेकिन इनकी आयु कम थी, 11 वर्ष की आयु थी। इसलिए बादशाह शाहजहाँ ने राजा सिंह कुंपावत, आसोद का ठाकुर था राज सिंह कुंपावत को यह जोधपुर का राज्य मंत्री नियुक्त किया था। 1645 में आगरा का प्रबंध सौंपा गया इनको। 48 में कंधार अभियान में भेजा गया। 1657-58 में जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, उन्होंने उसमें औरंगजेब का साथ दिया था। प्रारंभ में इन्होंने दारा सिक्का का साथ दिया था, लेकिन कासिम खान की विश्वासघात के कारण दारा की पराजित हो गई थी। और जब जोधपुर लौटे तो जोधपुर लौटने पर उनकी उदयपुरी रानी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। बाद में ये कहकर बंद कर दिया दरवाज़ा कि राजपूत या तो युद्ध में विजय होकर लौटते हैं या वीरगति को प्राप्त होकर लौटते हैं। 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और उनके बीच में आपसी अविश्वास के कारण ये वापस लौट आते हैं जोधपुर। जय सिंह की मध्यस्थता से वापस जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य मुटाव कम होता है। बाद में औरंगजेब का साथ देते हैं। 1659 में इनको औरंगजेब ने गुजरात का सूबेदार बनाया। 1662 में जसवंत सिंह को साइंसला खान की मदद करने के लिए भेजा था दक्षिण भारत में। 1673 में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया और वहीं पर रहते हुए जमरूद नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है 28 नवंबर 1678 को। इनका दरबारी विद्वान सूरत मिश्र, हरिंदर हरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास, मनोद नैनसी, और मनोद नैनसी का प्रसिद्ध ग्रंथ है नैनसी ख्यात मारवाड़ परगनारी विगत। फिर हम बात करें बीकानेर। बीकानेर के राठौड़ वंश और इसके वंश के प्रतापी शासकों के बारे में बातें यहाँ दी हुई है। तो उनमें हमने देखा था कि राव बीका 1461 में अपने पिता के व्यंग्य किए जाने पर ये इधर जंगल प्रदेश की ओर चले जाते और यहीं पर इन्होंने अपने राज्य की स्थापना की थी। किंवदंती में माना जाता है कि माँ करणी की सहायता से इन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी। और मान्यता के अनुसार माना जाता है कि 2 व्यक्ति, एक तो राव बीका और एक जाट सरदार था नरा, जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता था इस क्षेत्र को, जंगल प्रदेश को, और यहाँ पर इन्होंने बीकानेर बसाया था। इसलिए इनके नाम पर बीकानेर बना था। 1488 में इन्होंने बीकानेर बसाया और देशनोक में करणी माता के मूल जो मंदिर है देशनोक में, उसका भी निर्माण उन्होंने करवाया। आगे हम राजा की बात करें तो 1505 में एक राजा बनते राव लूणकरण का पुत्र था। नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था इन्होंने। 1526 में डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभिमीरा से लड़ता हुआ मारा गया था राव लूणकरण। राव लूणकरण को तुलना की गई इनकी दानशीलता के कारण तुलना की गई है कर्ण से, करमचंद वंशोर्थ कीर्तनम काव्य में की थी। और बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिंह छंद में इनको कलयुग का कर्ण कहा। इन्होंने लूणकरण संजीव का निर्माण करवाया। राजपूत ने कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने राज सिंह को कहा। राव जेत सिंह 1526 में राजा बनते हैं। 1541 में इनकी मृत्यु हो जाती है।
1534 में काबुल मुगल शासक जो था कामरान खां, उन्होंने आक्रमण किया था। हुमायूं का भाई था, इसको इन्होंने पराजित किया। बीकानेर पर जब मालदेव का आक्रमण हुआ तो इन्होंने अपने मंत्री था एक नागराज, उसको बीकानेर की सहायता के लिए शेरशाह सूरी के पास भेजा। शेरशाह सूरी सहायता कर दी बीकानेर, लेकिन सहायता आई उससे पहले ही मालदेव ने आक्रमण कर दिया था, जिसमें इनकी 1542 में पाइबा साहिब के युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। मालदेव की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। राव कल्याणवन 1541 में राजा बनता है, 1574 ईस्वी तक मृत्यु हो जाती है। 1591 के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था इन्होंने। 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में इन्होंने शेरशाह सूरी की ओर से भाग लिया था। 1570 में जब अकबर का नागौर दरबार लगा, उस दरबार में गया और वहाँ मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी, और मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले ये प्रथम राठौड़ी शासक थे। इनके दो पुत्र थे, राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ ने एक ग्रंथ लिखा वेली किशन रुक्मणी, जिसको दूरसाडा ने 1900 पुराण और 5वां वेद का है। इनका पुत्र राय सिंह 1574 में राजा बनता है, 1612 तक। उससे पहले राव सिंह, जब ये राय सिंह था ये 74 में राजा बनता है, लेकिन उससे पहले अकबर इनको जोधपुर का प्रशासन नियुक्त करता है 1572 में। और इन्होंने बीकानेर का जूनागढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण करा था राय सिंह ने, और उसी जूनागढ़ में इन्होंने जयमल और पत्ता की मूर्तियाँ लगवाई थी जूनागढ़ किले पर, और किले में राय सिंह प्रशस्ति भी लिखवाई थी। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपूतान्याकरण कहा है, और कन्याकरण है कि जब अकाल पड़ा था उसमें इन्होंने जनता बहुत धन खर्च किया था, इस कारण इनको कहा गया राजपूताने का कारण, मुंशी देवी प्रसाद। बाद में राजा हुए राव करण सिंह। करण सिंह के समय एक प्रसिद्ध राड़ हुई मतिरे की राड़, जो करण सिंह और नागौर के राजा थे अमर सिंह के मध्य हुई थी। चाकनिया गांव की सीमा विवाद के कारण हुई थी, मतिरे के कारण हुई थी, वहाँ को राड़ हुई थी, इसलिए इसको कहा था मतिरे की राड़। मुगल जो उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था उसमें औरंगजेब की सहायता के लिए उन्होंने अपना पुत्र भेजा था पद्म सिंह और केसरी को करण सिंह ने। और इनका एक विद्वान है जिन्होंने चिंतामणि भट्ट ने ग्रंथ लिखा सुख सप्ती, और सुख सप्ती में कर्ण सिंह को कहा था जांगलदर बादशाह। कर्ण सिंह का खुद का ग्रंथ साहित्य कल्प धर्मु। दरबारी विद्वान इनका गंगानंद मैथिल ने कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे थे। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने मारवाड़ के मुख्य राजाओं को देखा और बीकानेर के मुख्य राजाओं को देखा। जोधपुर और बीकानेर के जो राठौड़ वंश हैं उन संबंधित जो मेन मुख्य राजा हैं उनके बारे में हमने जानकारियाँ देखी। जो कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति में दी गई है उनके बारे में हमने इसमें अध्ययन किया था। अभी कुछ पार्ट इसका प्रथम अध्याय का और बची हुई कुछ उसका हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तो आपको वीडियो किस प्रकार का लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।